हेलो स्टूडेंट्स, आज हम थर्मोडायनेमिक्स का लेक्चर 18 स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है जूल थॉमसन कॉफिशिएंट। जूल थॉमसन कॉफिशिएंट स्टूडेंट्स, अर्लियर लेक्चर में हमने पढ़ा था कि जूल थॉमसन कॉफिशिएंट क्या होता है। लेट द एंथैल्पी ऑफ अ सिस्टम इज द फंक्शन ऑफ इट्स टेम्परेचर एंड प्रेशर। माना किसी तंत्र की एंथैल्पी उसके ताप एवं दाब का फलन है। Hence, the expansion of the gas if its temperature is decreased by dt and pressure is decreased by dp. तो यदि किसी भी तंत्र की एंथैल्पी यदि ताप व दाब का फलन है, तब हम कहते हैं कि किसी गैस के प्रसार में यदि उसका तापक्रम डिक्रीज कर दिया जाए dt अमाउंट से और प्रेशर को डिक्रीज कर दिया जाए dp अमाउंट से, देन चेंज इन एंथैल्पी विल बी एक्सप्रेस्ड एज। तब एंथैल्पी में परिवर्तन को इस प्रकार से प्रदर्शित किया जा सकता है dH, अर्थात एंथैल्पी में अनंत सूक्ष्म परिवर्तन dH इज इक्वल टू डेल H अपॉन डेल T एट कॉन्स्टेंट प्रेशर P इंटू dt plus del H upon del P at constant temperature T into dP, where del H upon del T at constant pressure P, this term जो है, यह जो term है, this term is the rate of change of enthalpy with temperature, अर्थात तापक्रम के साथ एंथैल्पी में परिवर्तन की दर को प्रदर्शित करता है और शर्त है स्थिर दाब की, अर्थात यह पद स्थिर दाब पर ताप के साथ एंथैल्पी में परिवर्तन को प्रदर्शित करता है। एंड द टर्म डेल एच अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर टी, यह पद क्या बतलाता है? यह पद बतलाता है स्थिर ताप पर दाब के साथ एंथैल्पी में परिवर्तन की दर को बतलाता है, अर्थात स्थिर ताप पर यदि दाब में हम परिवर्तन करते हैं तो एंथैल्पी में कितना परिवर्तन होता है उसको यह पद बतलाता है। दिस टर्म एक्सप्लेन्स द change in pressure with change in enthalpy at constant temperature, and dt and Tp are the decrease in temperature and decrease in pressure respectively। और यह फंक्शन, यह इक्वेशन हमने इस कारण लिखी क्योंकि हमें पता है कि एंथैल्पी एक स्टेट फंक्शन है, अर्थात अवस्था फलन है, और अवस्था फलन के लिए और अवस्था फलन के साथ साथ यह एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल है, अर्थात यथार्थ फलन है, यथार्थ अवकलज है, और यथार्थ अवकलज के लिए हम हमेशा इस प्रकार की समीकरण लिख सकते हैं जिसे यथार्थ अवकलज समीकरण हम कहते हैं। तो यह जो है, यह समीकरण हमने एंथैल्पी में अनंत सूक्ष्म परिवर्तन हेतु हम लिखते हैं और इसका मान जो है यह इस प्रकार हमें प्राप्त होता है। बट वी नो दैट, पर हमें पता है कि चेंज इन एंथैल्पी विद चेंज इन टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर, अर्थात स्थिर दाब पर ताप के साथ एंथैल्पी में परिवर्तन की दर इज इक्वल टू Cp, अर्थात हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। वी नो दैट constant pressure change in temperature with change in enthalpy is equal to Cp, is called as Cp. We all know in earlier classes we have studied, प्रारंभिक क्लासेस, पिछली क्लासेस में हमने पढ़ा था कि Cp स्थिर दाब की ऊष्माधारिता तापक्रम में परिवर्तन के साथ एंथैल्पी में परिवर्तन की दर को बतलाती है स्थिर दाब पर। अतः हम इस वैल्यू, इस जो पद है, इस स्टेप की वैल्यू हम रख सकते हैं Cp। तो हमारी जो प्रीवियस इक्वेशन है उस प्रीवियस इक्वेशन में हम इस टर्म की वैल्यू Cp रख देंगे तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी। देखिए हमारी जो प्रीवियस इक्वेशन थी ये थी, ये dH इज इक्वल टू डेल H अपॉन डेल T एट कांस्टेंट प्रेशर P। तो इसकी वैल्यू हम क्या रख रहे हैं? इसकी वैल्यू वी आर पुटिंग इट्स वैल्यू इज इक्वल टू Cp, स्थिर दाब की ऊष्माधारिता, द हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। इफ वी पुट इट्स वैल्यू एज Cp, देन व्हाट वी विल गेट? We will get dH is equal to Cp into dt plus delta H upon delta P at constant pressure T into dP, which is like that.
The dH is equal to Cp into dt plus delta H upon delta P at constant temperature T into dP. But according to Joule-Thomson experiment, enthalpy remains constant in expansion. हमने लास्ट लेक्चर में जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट पढ़ा था और उसमें हमने देखा था कि चेंज इन एंथैल्पी ड्यूरिंग जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट इज ऑलवेज इक्वल टू ज़ीरो, अर्थात एंथैल्पी रिमेन्स कांस्टेंट। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि किसी भी तंत्र की एंथैल्पी का मान अपरिवर्तित रहता है, कांस्टेंट रहता है, स्थिर रहता है जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट के दौरान। और इसलिए हम क्या कहते हैं कि हम कहते हैं चेंज इन एंथैल्पी एज इन द जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट इज इक्वल टू ज़ीरो। दैट इज यहाँ हम DH की वैल्यू ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ DH इज इक्वल टू ज़ीरो, यहाँ हम DH की वैल्यू अकॉर्डिंग टू जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट इट विल बी इक्वल टू ज़ीरो, वी विल पुट हेयर। तो हाँ, यहाँ हमने DH की वैल्यू इज इक्वल टू ज़ीरो पुट करनी है और ज़ीरो पुट करने से हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? वी विल ऑब्टेन दिस इक्वेशन एज ज़ीरो इज इक्वल टू Cp इंटू dt प्लस डेल्टा H अपॉन डेल्टा P at constant temperature T into dP. Like this, because we know that in Joule-Thomson experiment dH is equal to 0, dH is equal to 0 हमने यहाँ इस इक्वेशन में पुट आउट कर दिया और ज़ीरो पुट करने पर हमें क्या इक्वेशन प्राप्त हुई? हमें इक्वेशन प्राप्त हुई dH is equal to 0 and Cp dt plus del H upon del P at constant temperature T into dP। और अब हम क्या करेंगे? वी विल टेक दिस होल टर्म इन दी लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड वी विल ब्रिंग this term, then whole term will taken into left hand side, so this will become of negative sign in लेफ्ट हैंड साइड, यानी इस पूरी टर्म को हम लेफ्ट हैंड साइड में ले आते हैं जिससे यह टर्म माइनस हो जाती है, अर्थात ऋणात्मक चिन्ह की हो जाती है एंड दिस बिकम्स इक्वल टू Cp dt और यह Cp dt के इक्वल हो जाती है। और वी कैन राइट दिस, we will bring Cp also in the left hand side। when we bring Cp in the left hand side, जब हम Cp को भी left hand side में लाते हैं तो हमारी वैल्यू हो जाती है -1 upon Cp into del H upon del P at constant temperature T and dP we will bring in the right hand side और right hand side में हम dP को ले आते हैं, so it will be divided by dt divided by dP, so this term becomes this and we will ultimately we will have, because in the Joule-Thomson experiment we know enthalpy remains constant, तो हम क्या करते हैं dt upon dP को हम लिख देते हैं del T upon del P at constant enthalpy H, स्थिर एंथैल्पी पर, क्योंकि हमें पता है कि जो इन द Joule-Thomson experiment एंथैल्पी remains constant और अगर एंथैल्पी कांस्टेंट है तो यहाँ हमने एंथैल्पी को कांस्टेंट लिख दिया del T upon del P at constant enthalpy and this terms as it is in the left hand side, left hand side में यह term हमें as it is हम इसको लिख देते हैं -1 upon Cp into del H upon del P at constant temperature T। Therefore, the rate of change of pressure with temperature at constant enthalpy is known as Joule-Thomson coefficient। अब हम कह रहे हैं कि एट कांस्टेंट एंथैल्पी रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर विद टेम्परेचर, दाब के साथ ताप में परिवर्तन की दर स्थिर एंथैल्पी पर क्या कहलाती है? इट इज इक्वल टू जूल-थॉमसन कोफिशिएंट म्यू जेटी, जिसको हम म्यू जेटी से प्रदर्शित करते हैं। इट इज शोन बाय म्यू जेटी, जूल-थॉमसन कोफिशिएंट म्यू जेटी इज इक्वल टू डेल टी अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट एंथैल्पी एच। सो इट्स वैल्यू इज put it down here, so we put down its value here, delta T upon delta P at constant enthalpy H is equal to mu Zt and is equal to, in the last page we studied that it is equal to -1 upon Cp del H upon del P at constant temperature T। So we will now have, if mu Jt is assumed constant in the range of pressure, अब हम यदि म्यू जेटी को कांस्टेंट मानते हैं एक रेंज ऑफ प्रेशर रेंज में, तो हम इसको डेल्टा टी अपॉन डेल्टा पी को हम क्या मानेंगे? डेल टी अपॉन डेल पी को हम एक बड़ा परिवर्तन, लार्ज चेंज मानेंगे एंड फॉर द लार्ज चेंज डेल टी डेल्टा इट इज रिप्लेस, डेल टी इज रिप्लेस बाय डेल्टा टी and del P is replaced by delta P।
So delta T upon delta P, same, okay, and this is equal to minus delta H upon delta P at constant temperature T upon Cp. So we can also represent this equation by this. Okay, delta T, del T upon del P is represented by delta T upon delta P, and this function as it is, this term as it is, 1 upon Cp del H upon del P at constant temperature T. और वी कैन राइट डेल्टा टी इज इक्वल टू, अब हम क्या करते हैं, जो नीचे डेल्टा पी था डिनोमिनेटर में, हर में, उस डेल्टा पी को भी हम इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं. सो वी विल गेट डेल्टा टी इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एच अपॉन डेल्टा पी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर टी अपॉन सी पी इंटू डेल्टा पी. और डेल्टा टी इज ऑल्सो इक्वल टू, हमने इसको इजी फॉर्म में लिख दिया, -1 अपॉन सी पी. सी पी को हमने -1 अपॉन सी पी पहले लिख दिया, इट इज़ रिटन बिफोर, एंड डेल्टा एच डेल एच अपॉन डेल पी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर टी इंटू डेल्टा पी, वेयर डेल्टा टी इज द डिक्रीज इन द टेम्परेचर ड्यू टू एक्सपांशन. डेल्टा टी किसको प्रदर्शित कर रहा है, यह प्रदर्शित कर रहा है गैस के प्रसार के कारण तापक्रम में कमी को प्रदर्शित कर रहा है. डेल्टा टी इज एग्जिबिटिंग द डिक्रीज इन द टेम्परेचर प्रसार के कारण, एंड डेल्टा पी इज द प्रेशर डिफरेंस. और डेल्टा पी क्या है, प्रसार के टाइम, प्रसार के समय दाबांतर, दाब में अंतर. सो डेल्टा पी इज मेजर्ड बाय प्रेशर गॉज ऑन बोथ साइड्स ऑफ पोरस प्लग. और डेल्टा पी को हम किस तरह से मेज़र करते हैं, इसको हम मेज़र करते हैं पोरस प्लग या पोरस मेम्ब्रेन के दोनों तरफ प्रेशर को गॉज लगा देते हैं, और प्रेशर गॉज के द्वारा हम डेल्टा पी यानी दाबांतर को नोट कर लेते हैं. वी नोटेड डेल्टा पी बाय प्रेशर गॉज. Therefore, if Cp heat capacity at constant pressure is known, यदि हमें heat capacity known है, delta P we have got by pressure difference we have got by pressure gauzes on both side of the membrane, and Cp we if we know Cp and delta P we know already, then we can have the temperature change in the del H upon del P, है ना. So if Cp is known, then the experimental value of del H upon del P by at constant temperature T can be known. Now Joule-Thomson coefficient for ideal gases. आदर्श गैसों के लिए Joule-Thomson coefficient, we know that μ(J)T is equal to -1 by Cp into del H upon del P at constant temperature T. हमें पता है कि जूल थॉम्सन कॉफिशिएंट जो होता है, इट इज़ इक्वल टू -1 अपॉन सी पी इंटू डेल एच अपॉन डेल पी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर टी. बट वी नो एच इज एंथैल्पी हियर, एंड एंथैल्पी इज इक्वल टू ई प्लस पी वी. वी ऑल नो ई इज द इंटरनल एनर्जी, पी वी इज द पी वी वर्क, पी इज द प्रेशर, वी इज द वॉल्यूम, दैट इज पी वी वर्क. सो वी विल पुट द वैल्यू ऑफ एच हियर. यहाँ हम h की वैल्यू, h का मान पुट कर देते हैं, और h का मान पुट करने से क्या होगा, डेल E प्लस पी वी. हमने h का मान यहाँ पुट कर दिया, h की वैल्यू रख दी E प्लस पी वी, और बाकी का जो हमारी इक्वेशन है वो एज इट इज़ रिमेन्स एज इट इज़. तो हमारी इक्वेशन बन जाती है μ(J)T यानी जूल थॉम्सन कॉफिशिएंट इज इक्वल टू -1 अपॉन सी पी इंटू डेल ई प्लस पी वी अपॉन डेल पी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर टी. और वी कैन ऑल्सो राइट, अब ये जो दो फैक्टर्स हैं, इन दो फैक्टर्स का डिफ्रेंशिएशन होना है. तो दो फैक्टर्स का डिफ्रेंशिएशन जब होता है, तो पहले फर्स्ट फैक्टर का डिफ्रेंशिएशन हम कर देंगे डेल ई अपॉन डेल पी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर टी, प्लस सेकेंड फैक्टर का डिफ्रेंशिएशन कर देंगे डेल इंटू पी वी अपॉन डेल पी at constant temperature T. So our equation becomes μ(J)T is equal to -1 upon Cp and del E upon del P at constant temperature T plus del PV upon del P at constant temperature T. We can also write this equation as del E upon del V. यानी हमारी जो प्रीवियस इक्वेशन थी उसमें हमने क्या लिखा था, हमने लिखा था डेल ई अपॉन डेल पी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर टी.
अब यदि इस फैक्टर को, इस टर्म को हम डेल वी से डिवाइड कर दें और डेल वी से ही मल्टीप्लाइड कर दें, यानी चेंज इन वॉल्यूम से डिवाइड कर दें और चेंज इन वॉल्यूम से ही मल्टीप्लाई कर दें, तो हमारी इक्वेशन किस तरह से बन जाएगी? हमारी इक्वेशन बन जाएगी डेल ई अपॉन डेल वी इंटू डेल वी अपॉन डेल पी. In the next page we will see here. Here it is mu Jt is equal to minus 1 upon Cp del E upon del V at constant temperature T and del V upon del P at constant temperature T. Here what we have done, we have introduced del V. डेल वी को हमने यहाँ लिखा है, पहले हमने इसको डेल वी से डिवाइड किया है, चेंज इन वॉल्यूम से डिवाइड किया है और फिर चेंज इन वॉल्यूम से हमने मल्टीप्लाई किया है. तो किसी भी टर्म को मल्टीप्लाई और डिवाइड करने पर वो टर्म एक सी रहती है. सो द टर्म इज एक्चुअली, द टर्म इज, वास्तव में टर्म है डेल ई अपॉन डेल पी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर टी. डेल वी को हमने यहाँ नया इंट्रोड्यूस किया है, तो हमने डेल वी से पहले डिवाइड कर दिया डेल ई अपॉन डेल वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर टी, और उसी डेल वी को हमने मल्टीप्लाई कर दिया डेल वी अपॉन डेल पी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर टी, एंड द नेक्स्ट टर्म एज इट इज डेल पी वी अपॉन डेल पी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर टी. फॉर आइडियल गैसेस, आइडियल गैसेस के लिए ये क्या है? एट कांस्टेंट टेम्परेचर टी चेंज इन वॉल्यूम विद चेंज इन इंटरनल एनर्जी, यानी आयतन के साथ आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन स्थिर ताप पर हमेशा जीरो होता है, क्योंकि यह परिस्थिति क्या कहलाती है? यह परिस्थिति इंटरनल प्रेशर कहलाती है. सो फॉर आइडियल गैसेस, क्योंकि हम आइडियल गैसेस के मध्य कोई अट्रैक्शन फोर्सेस नहीं होते हैं, इसलिए हम इस वैल्यू को ज़ीरो लिखते हैं. इट इज़ इक्वल टू ज़ीरो. यह हमने पहले पढ़ चुके हैं. अर्लियर वी हैव रेड, हमने पहले पढ़ चुके हैं कि डेल ई अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर टी इज ऑलवेज ज़ीरो फॉर आइडियल गैसेस. तो इसकी वैल्यू हम पुट कर देंगे ज़ीरो के इक्वल. यहाँ हमने यहाँ ज़ीरो के इक्वल इस अबव इक्वेशन में, ऊपर की इक्वेशन में इसकी वैल्यू जब हम ज़ीरो पुट कर देंगे तो देखिए हमारी इक्वेशन क्या बन जाती है? ये इक्वेशन बन जाती है म्यू जे टी इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन सी पी, और इसकी वैल्यू हमने ज़ीरो लिखनी है, ज़ीरो इंटू डेल वी अपॉन डेल पी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर टी. यहाँ हमने लिखा, इसकी वैल्यू ज़ीरो लिख दी और ये एज इट इज़ आ गया, प्लस डेल पी वी अपॉन डेल पी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर टी, दिस टर्म एज इट इज. बट व्हेन एनी टर्म इज मल्टीप्लाइड बाय ज़ीरो, जब किसी भी टर्म को हम ज़ीरो से मल्टीप्लाई करते हैं, द होल टर्म बिकम्स इक्वल टू ज़ीरो. तो यह पूरी की पूरी होल टर्म जो है, पूरी टर्म जो है, यह ज़ीरो हो जाएगी, और ज़ीरो इंटू डेल वी अपॉन डेल पी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर वी विल बी इक्वल टू ज़ीरो. जब यह ज़ीरो हो जाएगी तो हमारी बची हुई टर्म केवल ये रह जाएगी, डेल पी वी अपॉन डेल पी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर टी. तो हमारी अल्टीमेटली इक्वेशन बन जाती है म्यू जे टी इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन सी पी इंटू डेल पी वी अपॉन डेल पी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर टी. बट वी नो दैट एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, स्थिर ताप पर पीवी का मान भी स्थिर रहता है अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ. बॉयल्स लॉ क्या कहता है? बॉयल्स लॉ कहता है P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V एट कांस्टेंट टेम्परेचर T, यानी स्थिर ताप पर किसी भी गैस का दाब उसके आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है, या फिर PV का गुणनफल का मान हमेशा स्थिरांक अर्थात कांस्टेंट होता है. So, according to Boyle's law, at constant temperature PV is always constant. So, PV will be equal to constant. यहाँ PV constant है, तो the whole term will be equal to ज़ीरो. तो यह टर्म क्या हो जाएगी? क्योंकि ज़ीरो कांस्टेंट का कभी भी डिफ्रेंशिएशन नहीं होता है, कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन हमेशा ज़ीरो होता है. द डिफ्रेंशिएशन ऑफ ए कांस्टेंट टर्म इज ऑलवेज इक्वल टू ज़ीरो. सो दिस टर्म विल बी इक्वल टू ज़ीरो. And when this term is equal to 0, then multiplication of minus 1 upon Cp into 0 will also be equal to 0. So this whole term becomes equal to 0. So mu Zt, ultimately mu Zt also become equal to 0. अतः आदर्श गैस के लिए जूल थॉमसन कॉफिशिएंट की वैल्यू हमेशा 0 होती है. फॉर आइडियल गैसेज जूल थॉमसन कॉफिशिएंट म्यू जे टी का मान हमेशा 0 होता है. द वैल्यू ऑफ म्यू जे टी इज इक्वल टू 0. So for ideal gases the Joule Thomson coefficient is 0, and in ideal gases क्यों होता है 0?
क्योंकि इन आइडियल गैसेस वांडरवाल्स अट्रैक्शन फोर्सेज आर जीरो या नेग्लिजिबल। आदर्श गैसों में वांडरवाल आकर्षण बलों का मान जीरो होता है या नगण्य होता है। सो इन द एक्सपांशन ऑफ आइडियल गैसेस, इसलिए आदर्श गैसों के प्रसारण में जूल थॉम्सन इफेक्ट इज ऑल्सो जीरो, जूल थॉम्सन प्रभाव का मान भी जीरो होता है। हैंस एज द बिहेवियर ऑफ गैस गो टुवार्ड्स आइडियलिटी, इसलिए किसी भी रियल गैस का व्यवहार यदि आदर्श स्थिति को प्राप्त होता है, यदि कोई भी वास्तविक गैस आदर्श गैस की तरह व्यवहार करना शुरू कर देती है, तो उसके जूल थॉम्सन इफेक्ट या उसके जूल थॉम्सन नियतांक का मान भी कम होता जाता है या उसका जूल थॉम्सन प्रभाव भी कम होता जाता है। अर्थात वह गैस कूलिंग इफेक्ट मुश्किल से प्रदर्शित करने लगती है या बहुत कम कूलिंग इफेक्ट प्रदर्शित होता है। तो आज का हमारा यह लेक्चर यहीं समाप्त होता है। वी स्टॉप आवर लेक्चर हियर। थैंक यू वेरी मच।